आज के इस वीडियो में हम लोग बारीकी से समझने वाले हैं कि आखिर ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फ्यूचर्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक फार्मर है जो प्याज की खेती करता है, यानी वो प्याज उगाता है और वो 6 महीने में प्याज उगा लेता है और उससे पर केजी प्याज उगाने के पीछे 30 रुपए का खर्चा पड़ता है। और मार्केट में अभी जो प्याज का करंट प्राइस चल रहा है वो है 50 रुपए पर केजी। पर हमारे फार्मर को एक टेंशन है। किस बात का टेंशन है? हमारे फार्मर को पता है ये बात कि 6 महीने के बाद जो उसके प्याज है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, यानी कि प्याज उग जाएंगे। लेकिन 6 महीने के बाद क्या 50 रुपये प्राइस रहेगा? अगर 50 रुपये प्राइस नहीं रहा और प्राइस घट करके 10 रुपये या 20 रुपये पर केजी प्राइस आ गया, तब हमारे फार्मर को एक भारी नुकसान यानी कि लॉस हो जाएगा। ये सोच सोच करके हमारा फार्मर परेशान है। वो बस इतना सोच रहा है कि कैसे कैसे मैं लॉस से बचूं। तो बहुत सोचने के बाद हमारा फार्मर एक होलसेलर के पास जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर के। वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहता है? वो होलसेलर को बताता है कि 6 महीने के बाद जो मेरे प्याज है वो उग जाएंगे, यानी कि प्रोड्यूस हो जाएंगे, बेचने लायक हो जाएंगे। तो अभी जो मार्केट में रेट चल रहा है प्याज का वो चल रहा है 50 रुपये पर केजी, और 6 महीने के बाद मैं आऊँगा आपके पास और 6 महीने के बाद आकर के ये 50 रुपये पर केजी में ही मैं आपको प्याज बेच दूंगा, चाहे 6 महीने के बाद प्याज का दाम बढ़े या फिर कमे। अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमारा फार्मर क्यों करता है? वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इसलिए करता है क्योंकि उसे लगते हैं कि 6 महीने के बाद दाम गिर के 10 रुपये या 20 रुपये प्याज के होने वाले हैं। पर होलसेलर इस कॉन्ट्रैक्ट में क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि होलसेलर को ऐसा लगता है कि 6 महीने के बाद जो प्याज के दाम हैं वो बढ़ के 100 रुपये भी हो सकते हैं पर केजी, इसलिए होलसेलर इसमें आ जाता है। लेकिन एक ऑब्लिगेशन इन दोनों के पास, वो ये है कि 6 महीने के बाद फार्मर को ये सेल करना ही पड़ेगा अपने प्याज को, और 6 महीने के बाद ये होलसेलर को बाई करना ही पड़ेगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब ऐसा मानते हैं कि 6 महीने बीत चुके हैं। अब 6 महीने बीतने के बाद जो हमारा ऑनियन का प्राइस था उसमें क्या चेंजेस आ सकता है? तो बेसिकली इसके अंदर सिर्फ 3 तरह का ही चेंज आ सकता है। या तो ऑनियन के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, या तो जितने थे उतने ही रह जाएंगे, या तो गिर के कम हो जाएंगे। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि ऑनियन का प्राइस 50 रुपये से बढ़ के अब जो प्राइस हो चुका है वो हो चुका है 100 रुपये पर केजी। तो होलसेलर को यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि इसने 6 महीने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था फार्मर से कि 6 महीने के बाद प्याज का प्राइस जो भी हो मैं आपसे 50 रुपये में ही खरीदूंगा। लेकिन यहाँ पर फार्मर को भी पूरी तरह लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें इसे सिक्योरिटी मिल गई कि प्राइस बढ़े या फिर घटे इसे लॉस नहीं होने वाला है, 50 रुपये में ही ये बेचेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों के लिए विन एंड विन सिचुएशन है। अब यहाँ पर हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व थी। तो जो सबसे पहला रिस्क था वो था लिक्विडिटी रिस्क, यानी कि ऐसे पार्टी को ढूंढना जिसको लगता है कि प्याज का दाम बढ़ सकता है। दूसरा रिस्क जो इन्वॉल्व था वो था डिफॉल्ट रिस्क, यानी कि मान लेते हैं प्याज का दाम बढ़ गया लेकिन यहाँ पर फार्मर प्याज बेचने ही नहीं आया तो। तीसरा रिस्क जो इन्वॉल्व था वो था रेगुलेटरी रिस्क, यानी कि ये म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, इसके बीच में कोई भी रेगुलेटर नहीं था। चौथा जो रिस्क था वो था रिजिडिटी रिस्क, यानी कि आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आप बीच में कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ये सारे रिस्क से ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग ये कह सकते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इम्प्रोवाइजेशन है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जो भी रिस्क थी वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर एक्सचेंज इन्वॉल्व है, ये ज्यादा ही स्ट्रक्चर्ड है अगर हम लोग इसे कंपेयर करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से। तो स्टैंडर्डाइज्ड है, यानी कि इसके अंदर लॉट्स में काम होता है, ट्रेडेबल है, प्लस रेगुलेटेड है, यानी कि सेबी इसे रेगुलेट करता है। फ्यूचर्स के अंदर कुछ और चीजें हैं जो जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्सपायरी एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, मार्जिन एंड लिवरेजेस क्या होता है और सेटलमेंट क्या होता है। एक्सपायरी एंड कॉन्ट्रैक्ट को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। बेसिकली 3 तरह की एक्सपायरी होती है फ्यूचर्स में। एक होता है नियर मंथ एक्सपायरी, दूसरा होता है नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी और तीसरा होता है फार मंथ एक्सपायरी। नियर मंथ एक्सपायरी को समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई कंपनी है और आपको लगता है उसका शेयर प्राइस ऊपर या फिर नीचे जा सकता है 1 महीने के अंदर,
तो आप यहां पर नियर मंथ का फ्यूचर बाई या फिर सेल आप यहां पर कर सकते हैं। मान लेते हैं आपको ऐसा लगता है कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर या फिर नीचे जा सकता है, लेकिन वो 1 महीने के अंदर नहीं जाएगा, हो सकता है उसे 2 महीने समय लग जाए। तब आप इस कंडीशन में नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी में फ्यूचर बाई या फिर सेल आप यहां पर इजीली कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, किसी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर या नीचे जाने में उसको और समय लगेगा, हो सकता है 3 महीने भी लग जाए, तो इस कंडीशन में आप फार मंथ के एक्सपायरी के अंदर बाइंग या फिर सेलिंग आप इजीली यहां पर कर सकते हैं। लॉट साइज को भी हम लोग यहां पर बारीकी से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी कंपनी का शेयर्स आपको खरीदना है, तो आप फ्यूचर्स में एक क्वांटिटी नहीं खरीद सकते हैं, या फिर आप बेचना चाहते हैं तो बेच भी नहीं सकते हैं 1 क्वांटिटी, आपको यहां पर लॉट्स में बाई करना पड़ता है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। HDFC बैंक का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1500 और इसका लॉट साइज है 500 क्वांटिटी, यानी कि आपको मिनिमम 500 क्वांटिटी तो उठाना ही पड़ेगा अगर आप फ्यूचर में बाइंग या फिर सेलिंग करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं मार्जिन एंड लिवरेज क्या होता है। जैसे मान लेते हैं HDFC बैंक का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1500 और उसका क्वांटिटी है 500, यानी कि आपको यहां पर 7,50,000 रुपए पे करने पड़ेंगे अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप इसे फ्यूचर्स में खरीदते हैं तो आपको ये 1,25,000 रुपए का ही मिल जाएगा। तो आपको फ्यूचर्स के अंदर मार्जिन बेनिफिट भी देखने को मिलता है। सेटलमेंट को भी बारीकी से यहां पर समझ लेते हैं। मान लेते हैं HDFC बैंक का जो शेयर प्राइस है वो 1500 और 500 क्वांटिटी आपने यहां पर उठाया है, एक लॉट आपने यहां पर खरीदा है। मान लेते हैं 2 दिन के बाद आपका जो शेयर प्राइस है वो HDFC बैंक का शेयर प्राइस हो जाता है 1520 रुपए, यानी कि यहां पर आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या आप यहां पर बुक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, आप यहां पर एग्जिट कर सकते हैं जब भी आपको प्रॉफिट हो रहा हो। और अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है या फिर लॉस को बुक करना है तो आप जब चाहे फ्यूचर्स के अंदर एग्जिट कर सकते हैं। हम लोगों ने फ्यूचर्स को तो बारीकी से समझ लिया, अब हम लोग ऑप्शंस को भी बारीकी से समझ लेते हैं। तो ऑप्शंस को भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। मान लेते एक फार्मर है और उसके पास एक जमीन है और हमारा फार्मर ये जमीन बेचना चाहता है। अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है जमीन का वो है 10 लाख रुपए। यहीं पर मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स को एक उड़ते हुए खबर आता है कि हमारे फार्मर के पास जो जमीन है उस जमीन के पास एक एयरपोर्ट बनने वाला है, और अगर एयरपोर्ट बन जाता है तो फिर लैंड का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। पर हमारे फार्मर जो है वो बहुत ही भोले भाले हैं, उनको ये न्यूज़ का कोई भी खबर नहीं है। पर मिस्टर एक्स जो है वो यहाँ पर कंफ्यूज है। थोड़े कंफ्यूज क्यों है मिस्टर एक्स? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास जो न्यूज़ आया है अगर वो न्यूज़ फेक निकला तो फिर इन्हें एक भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। 10 लाख रुपए का ज़मीन का वैल्यू अगर न्यूज़ फेक निकला तो 5 लाख या 6 लाख हो सकता है और इन्हें भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए मिस्टर एक्स यहाँ पर एक प्रपोजल लेकर के आते हैं हमारे फार्मर के पास। अब वो प्रपोजल क्या रहता है इसको हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं। प्रपोजल में ये रहता है कि मिस्टर एक्स हमारे फार्मर को एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट पे करेंगे, 1 लाख रुपए का, जो उन्हें रिफंड करना ज़रूरत नहीं है। उन्हें 6 महीने का टाइम दिया जाए, वो 6 महीने के बाद आएंगे और आ करके जो डील प्राइस है 10 लाख रुपए उसी में ये ज़मीन खरीद लेंगे। हमारा फार्मर भी इसके लिए रेडी हो जाता है। उसे लगता है अरे वाह, 1 लाख रुपए मिल रहे हैं 6 महीने के समय के बदले, प्लस 6 महीने के बाद तो 10 लाख रुपए और मिल जाएंगे, तो वो भी इसके लिए रेडी हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि 6 महीने बाद क्या सिनेरियोज रहेगा। तो बेसिकली 3 ही सिनेरियोज हो सकता है। पहला, एयरपोर्ट की खबर पक्की हो जाए, तब यहाँ पर लैंड का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और मिस्टर एक्स को प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा, अभी भी ये न्यूज़ बरकरार है कि यहाँ पर एयरपोर्ट बनने वाला है, तो इस कंडीशन में लैंड का प्राइस सेम रह जाएगा। तीसरा, ये न्यूज़ फेक निकल जाएगा और लैंड का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग मानते हैं लैंड का प्राइस इंक्रीज हो चुका है, मान लेते हैं 20 लाख रुपए हो गया है, तो इस कंडीशन में मिस्टर एक्स को
प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए यहाँ पर मिस्टर एक्स को फार्मर को देने पड़ेंगे और 1 लाख रुपए उन्होंने अप फ्रंट फीस पे किया था। यहाँ पर 1 लाख का खुद का इन्वेस्टमेंट था मिस्टर एक्स का यहाँ पर। तो उन्होंने जो टोटल प्रॉफिट कमाया वो है 8 लाख रुपए का, यानी कि 1 लाख लगाए और 8 लाख कमाए। तो यहाँ पर 800% का प्रॉफिट बनाया। अगर सेम रह जाता यहाँ पे 10 लाख ही रह जाता है प्राइस, तो यहाँ पर मिस्टर एक्स को नुकसान हो जाएगा। उन्होंने जो अपफ्रंट फीस किया है पे वो लॉस हो जाएगा। और अगर मानते हैं डिक्रीज हो गया, 8 लाख आ गया, तो यहाँ पर मिस्टर एक्स चाहे तो किसी और से खरीद सकते हैं। वो फार्मर से ही क्यों 10 लाख रुपए दे करके जमीन को खरीदे। तो इस कंडीशन में भी उन्होंने जो अपफ्रंट फीस पे किया था फार्मर को वो लॉस हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा फार्मर था वो था एक ऑप्शन सेलर और यहाँ पर मिस्टर एक्स थे एक ऑप्शन बायर। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन का डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। ऑप्शन इज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इन विच बायर हैज अ राइट टू बाई एंड सेलर हैज एन ऑब्लिगेशन टू सेल एन एसेट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में बायर के पास राइट होता है बाई करने का। यहाँ पर राइट का मतलब क्या है? यहाँ पर मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए पे किए थे हमारे फार्मर को कि 6 महीने के बाद वो आएंगे और आ करके ज़मीन 10 लाख में खरीद लेंगे। अब यहाँ पर एयरपोर्ट बनने की खबर मान लेते हैं पक्की हो गई है और ज़मीन का दाम बढ़ के 20 लाख हो गया है। तो यहाँ पर फार्मर ऐसा मिस्टर एक्स को नहीं बोल सकते हैं कि मैं अब आपको ज़मीन नहीं बेचूंगा क्योंकि अब ये 20 लाख का मिल रहा है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं। उनको ये ज़मीन 10 लाख में ही बेचना पड़ेगा मिस्टर एक्स को, क्योंकि हमारे फार्मर ने 1 लाख रुपए लिया था मिस्टर एक्स से। यानी कि हमारे फार्मर के पास ऑब्लिगेशन है। अगर मिस्टर एक्स खरीदना चाहते हैं ज़मीन तो हमारे फार्मर को उस रेट में बेचना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग ऐसा सिनेरियो देखते हैं कि ज़मीन का दाम कम गया है तो फिर मिस्टर एक्स यहाँ पर मना भी कर सकते हैं कि मुझे ज़मीन नहीं खरीदनी है। क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपीस का अपफ्रंट फीस पे किया था हमारे फार्मर को। तो बायर के पास राइट होता है, अगर वो चाहे तो खरीद सकता है, अगर वो चाहे तो मना कर सकता है। लेकिन सेलर के पास ऑब्लिगेशन होता है, उसे वो बेचना ही पड़ेगा। मिस्टर एक्स ऑप्शन बायर थे और वो एक ही कंडीशन में जीत रहे थे जब लैंड का प्राइस बढ़ेगा, यानी कि उनके जीतने का परसेंटेज था 33.33%। लेकिन हमारा फार्मर यहाँ पे 2 कंडीशन में जीत रहा था, जब यहाँ पर लैंड का प्राइस सेम रह जाए या फिर यहाँ पर लैंड का प्राइस डिक्रीज हो जाए। यानी कि एक ऑप्शन सेलर के जीतने का चांसेस होता है 66.66%। उम्मीद करता हूं आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बारीकी से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।